हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट साइटोलॉजी, जिसका मतलब होता है सेल बायोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये साइटोलॉजी आपको इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आगे भी जब जब आप आओगे तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं भी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगी और आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया हुआ था कि साइटोलॉजी के अंदर टोटल 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें से पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स एंड तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोलॉजी में आपके टोटल 3 चैप्टर हैं, तो उस 3 में से जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले यूनिट का मतलब समझिए। ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड का मतलब समझना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। अब देखिए कोई ऐसा मकान होता है, कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जो 1 फ्लोर की, कोई 2 फ्लोर की, कोई 3 फ्लोर की, कोई 5 फ्लोर की, कोई 10, कोई 20, 25, 50, 100 फ्लोर की भी होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग चाहे 1 फ्लोर का हो या फिर 100 फ्लोर का हो, उस वो छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो उस बिल्डिंग का जो यूनिट का मतलब क्या होता है? छोटी सी छोटी चीज, यानी कि इकाई का मतलब क्या होता है? छोटी सी छोटी चीज। तो एक जो बिल्डिंग जो बना हुआ होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो एक एक ईंट से मिलकर के पूरा का पूरा बिल्डिंग का निर्माण हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए जो हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो जैसे एक बिल्डिंग का यूनिट, चाहे वो 1 फ्लोर का हो चाहे 100 फ्लोर का हो, उसका यूनिट ब्रिक्स यानी कि ईंट होता है। वैसे ही हमारा जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है, वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सेल्स क्या है? हमारे बॉडी का यूनिट। ठीक है, तो सेल की बात करते हैं। सेल की जब अपन बात करेंगे तो सेल क्या है? सेल की अपन बात करेंगे तो ये सेल जो है, ये सेल क्या है? तो ये सेल है द स्ट्रक्चरल, ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इज इज नोन एज इज नोन एज सेल। ठीक है, तो सेल की यदि बात करेंगे, सेल क्या है? हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट, और फंक्शन के मामले में भी सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बता दिया सेल के बारे में कि सेल है क्या। अब ये जो सेल होता है ना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास में आया, ठीक है, तो जब भी कोई इस क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब फर्स्ट डे आता है तो वो सिंगल ही आता है, अकेला ही आता है। उसके बाद वो नहीं, कपल नहीं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि वो उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। कहीं पे देखोगे तो दो लड़कों का या फिर 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया, कहीं पे 4 का, कहीं पे 3 का, कहीं पे 5 का, कहीं पे 6 का। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि ये ग्रुप बन जाता है।
जब मैं पढ़ता था, जब मैं अपने प्री मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो हमारे 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया था। ठीक है, होता क्या है ना कि जब हम फर्स्ट डे जाते हैं तो ऐसा है कि हाँ हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें हमें ग्रुप बनाना है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जाते जाते वहां पे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जहां पे ग्रुप बन जाता है। वैसे ही जब मैं भी दिल्ली में अपने प्री मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो हमारा भी पांच पांच लड़कों का ग्रुप बन गया था, और क्लास में सभी को ये बात पता भी था कि 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो उसने हमारे ग्रुप का ही सबने नाम रख दिया था पांडव ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही जो जब कोई स्टूडेंट आता है क्लास में तो उनका ग्रुप बन जाता है। अब वैसे ही जो सेल है, हमारे बॉडी की जो कोशिका है, वो कहती है कि भाई तू ग्रुप बनाएगा, क्या मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा? हमारा जो सेल है वो सेल कहता है तू ग्रुप बना तो सही, अब मैं ग्रुप बनाऊं तो गलत, ये कहाँ का नियम है? तो ये सेल क्या करता है, ये सेल भी ग्रुप बना लेता है। ठीक है, ये सेल भी आपस में ग्रुपिंग कर लेता है और ग्रुपिंग करके बना लेता है टिश्यू। ठीक है, जिसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो सेल से बन गया टिश्यू। अब टिश्यू बोलता है कि तुम सब ग्रुप बनाओ, सेल भी ग्रुप बनाए, क्या हम ग्रुप ना बनाए? ठीक है, अब ये भाई साहब भी ग्रुप बना लेता है, और ग्रुप बना करके ये बना लेता है क्या, ये बना लिया ऑर्गन, यानी कि अंग। ठीक है, अब ये अंग नाराज, अंग बोला सब ग्रुप बनाएगा, हम ही ग्रुप ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस ऑर्गन ने बना लिया ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गन सिस्टम आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, और ग्रुपिंग करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक प्रॉपर जीव। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी का, या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो इन सब का कुछ बात ही नहीं है। तो क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि कोई आपसे रैंडमली कोई आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए कि पूछ दे डिफाइन टिश्यू, तब आप क्या बोलोगे? सिंपल लैंग्वेज में आप बोलना, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स which performs a specific function। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल which performs a specific function is known as tissue। ठीक है, इसको डिफाइन करना होगा, सिंपली आप लिख देना ग्रुप ऑफ टिश्यू which perform a specific function is known as organ। ऐसे ही आप इनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको यहाँ पे नॉर्मल बातें मैंने बता दी। अब देखिए, अब जरा बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की खोज की, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, कब खोज किए थे? तो 1665 में, यानी कि 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये कोई भी साइंटिस्ट जो होता है, उन्होंने जो डिस्कवरी की हुई होती है, उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ टाइम में कोई डिस्कवरी कर लेते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट या फिर जो साइंस होता है ना, साइंस टाइम मांगता है।
जो साइंटिस्ट होते हैं सालों साल तक, कोई कोई तो ऐसा होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, उससे भी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, कोई रिसर्च करने में। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि 1665 ईस्वी में सेल की खोज कर देते हैं, हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा। जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तो कोई आपसे पूछेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन जब आपके जेब में पैसे होंगे तभी कोई आपको पैसे भी देगा, ये बात याद रखिए, कड़वा सच है और ये समाज की सच्चाई है ये। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की किसकी? सेल की। अब रॉबर्ट हुक जो सेल की खोज किए, तो किस चीज में खोज किए? तो इन्होंने खोज किया बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है ना, ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है, उस पेड़ की छाल में इन्होंने कोशिका को देखा था। कब? 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब वो जो सेल था, ये जो कोशिका था, वो कैसा कोशिका था? तो ये डेड सेल था, यानी कि मरा हुआ कोशिका था। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा, वो सेल डेड वाला था, तो भैया ये बताओ कि लिविंग सेल की खोज कौन किए हुए थे? लिविंग सेल की खोज कौन किए हुए थे? तो लिविंग सेल की यदि बात करते हैं, तो लिविंग सेल की खोज किए हुए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक, ठीक है। और इन्होंने कहां पे खोज की थी? तालाब में, ठीक है, पॉन्ड में। इन्होंने देखा था लिविंग सेल को, कहां पे? पॉन्ड में, ये बात याद रखिएगा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, शायद उस टाइम थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में याद रखिएगा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल की खोज कौन किए थे, कोशिका की खोज कौन किए हुए थे, तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। उन्होंने सेल को कहां पे देखा था? तो बार्क ऑफ अ ट्री में। वो सेल कैसा था? तो वो सेल डेड सेल था। अब कोई यदि क्वेश्चन पूछे कि डेड सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ही किए हुए थे। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि लिविंग सेल का खोज कौन किए हुए थे, तब आप ये नहीं बोलिएगा रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल की खोज किए हुए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक, और इन्होंने देखा था उसको पॉन्ड में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया इसके डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया इसके डिस्कवरी के बारे में। अब देखिए, अब सेल क्या है? सेल तो बहुत छोटा है, सेल तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है जिसको हम अपने नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते। नंगी आंखों का मतलब क्या? कि इस आंखों ने कपड़ा नहीं पहना है। अब कपड़े पहनने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कोई कपड़ा ले लिया, पट्टी बांध लिया? नहीं, कपड़ा, आंखों का कपड़ा मतलब लेंस, ठीक है। तो बिना लेंस के हम सेल को नहीं देख सकते हैं। तो सेल को देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? सेल को देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। सेल को देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और स्कोप मतलब देखना, यानी कि बहुत छोटे से छोटे चीज को देखने के लिए जिसका यूज किया जाता है, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, ये माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप होता है, ये माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्मार्टफोन देखे होंगे, कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी है 4-5 हजार में भी आते हैं, ठीक है। तो 4-5 हजार का जो फोन है वो कैसा हो गया? 4-5 हजार का फोन हो गया आपका, समझिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल 10-12-15 हजार का जो फोन है, ये हो गया आपको
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब काम चला सकते हैं, ठीक है। सबका सुने होगे ना एक डायलॉग, हर पाप का एक बाप होता है, जिसको दादाजी बोलते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे सभी का, इसके फादर ये है, इसका बाप ये, ठीक। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सस्ता आता है, लेकिन हम इसमें चीजों को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। वही बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उसको हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। अपने ऑफलाइन क्लासेस में रखा भी हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जब वहां पे प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, उससे प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। और कंपाउंड के बाद एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम चीजों को बहुत आसानी से जितना जूम करना चाहे जूम करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा कि नीट में एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किए हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किए हुए थे मैक्स नॉल रश्का, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किए हुए थे मैक्स नॉल रश्का, और कब किए हुए थे? तो 1931 में, यानी कि 1931 में। और ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहां पे बात हो गई इनकी नॉर्मल बातें, ठीक। अब देखिए, यहां तक मैंने बता दिया आपको सेल के बारे में, बहुत सारी नॉर्मल चीजें आपको मैंने बता दी। अब आपका जो यहाँ पे सिलेबस में और कुछ चीज सब दिया हुआ है, वो ये कुछ आपको बेसिक्स भी याद रखने पड़ेंगे। ये तो आपका था बिल्कुल प्रॉपर, बहुत ज़्यादा बेसिक। सेल क्या होता है, सेल से क्या बनता है, तो टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, तो वो होता है ऑर्गेनिज्म। सभी का मैंने आपको डिफाइन करना भी सिखाया है कि आप कैसे इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल को किस चीज़ से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप्स के टाइप्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताए, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ टाइम? ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगली चीजों के बारे में। एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ना, तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसको आप लोग, यदि कोई हिंदी मीडियम वाले होगे तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अब देखिए, यूनि का मतलब, जैसे संधि विच्छेद आपको बताए पिछले क्लास में, हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे, हीम जोर आलय, हीम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, मतलब कि हिमालय ऐसा चीज होगा जहां पे आसपास चारों ओर क्या होंगे, बर्फ ही बर्फ होंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यूनि की बात करेंगे, यूनि मतलब वन, और सेल्यूलर मतलब सेल, ठीक है। तो इसमें यदि मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which is made up of single cell is known as unicellular organism। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर, मतलब ज्यादा, ठीक है। और सेल्यूलर मतलब सेल, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म
those organism which is made up of many cells is known as multicellular ऑर्गेनिज्म। यानी कि वैसे जीव जो ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल की जब बात करेंगे अपन यूनिसेल्यूलर की, तो इसका क्या होगा भाई? अमीबा, पैरामीशियम, etc। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। वहीं जब अपन बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर की, तो मल्टी सेल्यूलर किसका? जैसे ह्यूमन हो गए, यानी कि एक साथ ही आप लिख दो एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट, ये सब क्या है? ये बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो कि हालांकि आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत से टीचर्स आपको नहीं भी बता पाएंगे, बहुतों को पता भी नहीं होता है। देखिए, हालांकि होता क्या है, अपने बॉडी में मैंने क्या बताया था कि ऑलमोस्ट हर 24 आवर्स में सेल डिवाइड होता है। और ये भी मैंने बताया हुआ था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाना। ठीक है, तो हर दिन क्या होता है, हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक अप्रॉक्स डेटा, ठीक है, ये नहीं कि परफेक्ट, एक अप्रॉक्स डेटा ये लिया गया है कि नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बॉडी वेट। ठीक है, फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इंटू 10⁻52। ठीक है, बॉडी वेट इंटू 10⁻52, इसका मतलब होता है इतना हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। क्लियर है जी? ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको नॉर्मल बातें। अब देखिए, एक थ्योरी है जो कि आपको यहां पे पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सेल थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी है जिसके बारे में आपको यहां पे पढ़ना है, दैट इज सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। देखिए, सेल थ्योरी की यदि बात करेंगे तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर के दिए हुए थे। ठीक है, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर के दिए हुए थे। उनका नाम क्या है? उन महाशय का नाम क्या है? एक का नाम है मेथियास स्लीडेन। ठीक है, एक का नाम है मेथियास स्लीडेन, शॉर्ट में एम स्लीडेन भी लिखते हैं, और दूसरे का नाम है थियोडोर स्वान। ठीक है, एक का नाम है मेथियास स्लीडेन और दूसरे का नाम है थियोडर स्वान। ठीक है जी, एक है एम स्लीडेन और दूसरे हैं टी श्वान, यानी कि स्लीडेन एंड श्वान। तो सेल थ्योरी कौन दिए हुए थे? स्लीडेन एंड श्वान, इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया हुआ था। अभी बताते हैं क्या होता है ये सब। इनकी यदि बात करेंगे तो ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। क्लियर? इनकी बात करेंगे तो ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है,
यानी कि ये थे वनस्पति वैज्ञानिक और ये थे जंतु वैज्ञानिक, यानी कि ये एनिमल सेल्स के बारे में बता सकते थे, और यानी कि ये प्लांट वाले के साइंटिस्ट थे और ये एनिमल वाले के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये थे जर्मन यानी कि जर्मनी के, और ये थे ब्रिटिश। ठीक है, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश और ये जर्मन, ये बॉटनिस्ट और वो थे जूलॉजिस्ट। क्लियर? जाहिर सी बात है कि बॉटनिस्ट जो हैं तो वो पेड़ पौधों के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जो जूलॉजिस्ट हैं वो एनिमल के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मैथियस स्लीडेन ने 1838 ईस्वी में मैथियस स्लीडेन ने 1838 ईस्वी में एक बात कही। क्या बात कही थी इन्होंने बोला था कि all plants are made up of many types of cells। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो प्लांट के साइंटिस्ट हैं, प्लांट वाले पार्ट के साइंटिस्ट हैं, तो प्लांट के बारे में ही बोलेंगे। इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर? ये जो थे थियोडर स्टान, जाहिर सी बात है कि एनिमल के साइंटिस्ट हैं, तो ये किसके बारे में बोलेंगे? एनिमल के बारे में ही। प्लांट के बारे में 1 साल पहले ही खोज हो चुकी थी, तो ठीक 1 साल बाद इन्होंने अपने लाइन में प्लांट वाले को भी मिला दिया। इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ different kind of cells and their product। हालांकि उन्होंने बोला एनिमल के बारे में ही, लेकिन प्लांट के बारे में पहले से पता चल चुका था, तो इन्होंने अपने लाइन में इसको भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो इससे मिलता जुलता ही लग रहा है, इन्होंने जो बोला वो भी इन्होंने ही बोला, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इनकी वो उतनी खास नहीं होती, सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं की होती। लेकिन उन्होंने एक बात और बोल दिया जिससे कि उनकी वैल्यू बराबरी की हो गई। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक बात और कही, वो ये कि ऑल एनिमल सेल हैव a thin outer membrane called as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं ना, एनिमल सेल के सबसे बाहर में एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब ये थे बॉटनी वाले और ये थे जूलॉजी वाले, तो जहां पे सेम होता है वहां ना कंपटीशन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़का है। ठीक है, अब एक लड़का है रोहित नाम का। अब रोहित ने क्या किया कि एक जगह पे उसने मिठाई की दुकान लगा ली। ठीक है, रोहित ने एक जगह पे क्या किया? मिठाई की दुकान लगा ली। वहीं उसी के ठीक बगल में एक खुशी थी, उसने भी दुकान लगा लिया। एक लड़के ने मिठाई का दुकान लगा लिया रोहित, और दूसरी जो लड़की थी उसने भी एक मिठाई का दुकान लगा लिया। क्लियर? अब वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा ये कि जो कस्टमर है वो किधर जाएंगे? इधर की ओर। लेकिन इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको इस तरीके समझना है। अब दोनों है मिठाई का दुकान, दोनों है शॉप। मान लो कि 100 कस्टमर गए इधर, ऐसा तो नहीं है कि इधर एक भी आएगा ही नहीं, इधर भी तो 10 15 20 आएगा ही ना।
लेकिन वहां पे प्रोफेशन सेम है। तो जहां पे प्रोफेशन सेम होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे प्रोफेशन सेम होगा वहां पे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। क्लियर है? जहां पे प्रोफेशन सेम होगा वहां पे कंपटीशन रहेगा। लेकिन वही मान लो कि यहाँ पे है रोहित का मिठाई का दुकान है और वहां पे खुशी बेटा ने खोल लिया क्या, उसने खोल लिया एक ब्यूटी पार्लर। तो वहां पे क्या है, क्या कोई कंपटीशन होगा? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो वैसे ही एक थे बॉटनी वाले एक थे जूलॉजी वाले। अब बायोलॉजी दोनों से कंप्लीट होता है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिल करके। तो दोनों ने सोचा, इन थियोडर स्वान और मैथियस स्लीडन दोनों ने, यानी कि स्लीडन और स्वान दोनों ने, इन दोनों ने एक जगह पे एकदम बढ़िया सा रेस्टोरेंट में एक दूसरे को बुलाया, भाई आन अरे आओ न रे, मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, घूमने फिरने चलेंगे, नेपाल चलेंगे, भूटान चलेंगे, चाइना चलेंगे। ठीक है, मिलने के लिए एक दोनों को आपस में दोनों बुलाए। अब बात हुई, बहुत अच्छी खासी दोनों की दोस्ती बनी। दोनों ने सोचा, एगो ने बोला रे भाई तू है बॉटनी वाला हम है जूलॉजी वाले। ठीक है, यानी कि अपना दोनों में कंपटीशन है नहीं। तुम हो बॉटनी वाले हम है जूलॉजी वाले, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके एक थ्योरी दे दे। तो इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दे दिया जिसका नाम हो गया सेल थ्योरी। क्लियर? इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दे दिया जिसका नाम क्या हो गया, सेल थ्योरी। क्लियर है यहां तक बात? अब क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों को चुल मची हुई होती है, अरे वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, हम भी तो कुछ ना कुछ उसमें अपना वो करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये महानुभाव आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को। तो ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्या किया इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए चलिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं पे रूम लिया है, रूम रेंट लिया है, ठीक है, पढ़ाने के लिए। वहां पे क्या है, या फिर मान लो जहां पे मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, अब वहां पे हुआ क्या कि एक बैनर लगा हुआ था, एक स्टूडेंट आया बोला कि सर इस बैनर को हटा लीजिए ना, बहुत पुराना हो गया, कोई दूसरा लगा लीजिए। ये भी एक मॉडिफाई होगा। वहीं मान लो कोई एक लड़का आया बोला कि सर ये देखिए ना, ये मैंने बैनर बनाया है छोटा सा, इसको भी यहाँ पे लगा दीजिए। तो वहां पे भी लगा दिए, तो वो भी एक मॉडिफाई हुआ। इनके बारे में एक चीज अच्छा थी कि इन्होंने इन स्लीडन और स्वान के कंसेप्ट को गलत नहीं बताया, बस इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक चीज ऐड कर दिया, एक लाइन ऐड कर दिया सेल थ्योरी में। जिस लाइन, जो लाइन था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, ये जिस देश के थे उस देश का ये लैंग्वेज था, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। अब देखिए, होता है ना कि कोई कोई अर्थ ऐसा होता है, मतलब जो सेम है लेकिन उसके लाइन्स अलग अलग। जैसे होता है ना कि इंग्लिश में आई लव यू, हिंदी में मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैथिली में आपसे प्रेम करी छी, बंगाली में আমি তোমাকে ভালোবাসি। अलग अलग जो अलग अलग रीजन होते हैं ना, रीजन में उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। वैसे ही इन्होंने जो बोला हुआ था, इसका मतलब है, ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब है ऑल सेल्स आर arises from, all cells are arises from pre-existing cell। यानी कि जितने भी नए नए सेल्स हैं उनका निर्माण पुरानी सेल्स यानी कि पुराने कोशिकाओं से होता है। ये बात इन्होंने बोली रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, कौन बोले? ये बात बोले रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब आफ्टर मॉडिफिकेशन जब सेल थ्योरी में बदलाव हो गया, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या कहता है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कहता है, पहला लाइन वो ये, ऑल सेल्स आर arises from
प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या कहता है, दूसरा कहता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर arises, or all plants and animals are made up of different kinds of cells and their product ठीक है। तो ये रहा आपका सेल थ्योरी, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आपके 11th के पेपर में आया कि सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए 5 नंबर में, तो आप पूरा लिखिएगा। यदि आपसे सिर्फ पूछा कि सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट आंसर वाला 2 मार्क्स में, तो आप सिंपल लिखिएगा कि सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो लिख दीजिएगा कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड श्वान, और उसके बाद लिख दीजिएगा सेल थ्योरी स्टेट्स, और ये दोनों लाइन क्लियर। बाकी आपको बता दिए, इतना ही आपके नीट के पेपर में आएगा, यहां तक आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां तक बात हो गई। आपका जो ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपके टोटल 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी, ठीक है। दूसरा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टाइम भी लगेगा। बाकी आपके टोटल 3 टॉपिक हुए, इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हमने आज एक टॉपिक कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। अगला जो क्लास होगा, अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर को खत्म करके, जैसे जैसे चैप्टर को खत्म करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। मैंने पहले ही आप लोग को बताया, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट पक्का ही कर दीजिएगा, कोई छोटा सा ही कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा। या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगले क्लास में उसका आपको आंसर भी दे दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।